सुबह होते ही मैंने दीदी के घर कदम रखा तो जीजू ने मुझे देखकर राहत की सांस ली और तहा दिया। अब तुम आ गई हो तो मेरी बहुत मदद होगी। दीदी के घर में मैं तेजी से सारी काम कर रही थी। मैं अब 22 साल की हो गई थी। दीदी की मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई थी, इसलिए मैं उनके घर गई थी। दीदी और जीजू दोनों अकेले रह रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद दीदी मुझसे काफ़ी खुश होने लगी। जीजू ने कहा कि जब से दीदी की मनोदशा खराब हुई है, तब से अब मैं उन्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिन और उनके साथ रहोगी, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक हालत ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं जीजू के घर रुकने को तैयार हो गई। दीदी की मानसिक अवस्था बहुत खराब थी। वह मुझे जीजू के पास बैठने देती थी और खुद मेरे पास बैठ जाती थी। दीदी ने जीजू से एक और अजीब डिमांड कर दी कि हमारे लिए एक जैसे कपड़े लाने को कह रही थी। जीजू ने उसका यह मन का काम तुरंत किया और कपड़ों की 2 जोड़ी एक रंग में लाई। दीदी के इस जिद के चलते कुछ और भी विचित्र होने वाला था। इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब हर रोज दीदी जिस ड्रेस को पहनती थी, फिर एक दिन जब मेरी दीदी जैसा मैचिंग गाउन पहना हुआ था और किचन में काम कर रही थी, अचानक जीजू ने पीछे से आकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मेरे गले पर हाथ फेरा और मैं उन्हें बताने लगी, मैं कुसुम नहीं, मैं दिया हूँ। लेकिन तभी दीदी ने पीछे से कूदने की आवाज़ की। मुझे और जीजू को इतनी नज़दीक देखकर दीदी बिना किसी फर्क के बच्चे की तरह ताली बजा रही थी। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि दीदी ऐसे बचकाना व्यवहार कर रही थी। सच में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तभी जीजू उनकी ओर दौड़ पड़े और उन्हें अपने कमरे में ले गए। जीजू अपनी नौकरी और घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे, और उनका दीदी के प्रति सच में प्यार था या सिर्फ दिखावा, ये जल्द ही मेरे सामने आना था। और बोले, मैं तुम्हें कुसुम समझा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी कुसुम को काम करते देख रहा हूँ। मैंने झट से कहा, कोई बात नहीं, ये सब गलती से हुआ है। उस रात जब मैं दीदी के कमरे में थोड़ी बात करने गई, तब दीदी ने मुझसे छोटे बच्चों की तरह कुछ खेल खेलने को कहा। उस वक्त मैंने भी उनके साथ वो बच व्यवहार अपनाया, क्योंकि मुझे पता था कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ अगर आप उसी तरीके से व्यवहार करें, तो वह शांतिपूर्वक आपके साथ रह सकता है। नहीं तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने समझदारी से दीदी के साथ समय बिताया। हम खेल खेल रहे थे कि अचानक जजू आ गए। उन्हें देखकर दीदी ने उन्हें भी हमारे बीच बैठा लिया। दी ने कहा, उनके बार बार कहने पर हमें डांस करना पड़ा। डांस करते समय ऐसा लग रहा था कि जीजू मुझ में ही खो गए हैं। वह डांस को बंद करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए मैंने खुद उनसे थोड़ी दूरी बना ली। उस दिन दीदी ने मुझसे कहा कि मैं उनके करीब सो। दीदी के इस बाप के सामने जीजू भी कुछ नहीं बोले। वे मेरे कमरे में ही सो गए। रात में मुझे अचानक नींद खुली और मुझे प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब मैं अपने कमरे से बाहर गई, तो जीजू सोफे पर सोते हुए देखिए। उनका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आई और दीदी पर मुझे जलन होने लगी, क्योंकि एक इतनी बुरी हालत में दीदी को इतना अच्छा पति मिला था। जीजू में कोई कमी नहीं, लेकिन अब उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी यह थी कि उनकी पत्नी का सुख चला गया था। जीजू दीदी के लिए खुश नहीं थे, और यह उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने पानी पीकर दीदी के कमरे में जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह जब मैं 10 बजे जीजू का टिफ़िन तैयार करने के लिए किचन में गई, तो जीजू भी मेरे पीछे आए और कहा, दिया, आज मेरे टिफ़िन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन में छुट्टी पर हूँ, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे ऑफिस के काम के लिए विदेश जाना है। इसलिए मैंने तय किया कि अगले 4 दिन मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं। झंझू का विचार अच्छा था, और उस दिन से झंझू दिन भर अपनी कमरे में ही थे। दोपहर को वे बाहर आए, और उनका चेहरा देखकर मैंने तुरंत टीवी बंद कर दिया हुआ। तभी उन्होंने खुद ही कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, दिया, मुझे अब कुसुम की तबीयत की बहुत चिंता होने लगी है। मुझे डर है कि वह अब मुझे अपना पति भी भूल जाएंगी। मेरी जिंदगी से पत्नी का सुख पूरी तरह चला गया है। ये कहते हुए झंझू ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और उदास होकर बैठ गए। उनकी मनोदशा समझते हुए मैंने सोचा कि अबद के बाद जीजू की देखभाल करने वाली केवल मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे इस कमी को पूरा करना होगा। जीजू ने कहा, तुम दीदी के बाद इस घर में मेरी देखभाल करने वाली एकमात्र हो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उनके इस बोलने पर मैंने सिर हिलाया। हर रात सोने से पहले जीजू दीदी के साथ थोड़ी देर उनके कमरे में बैठते थे, और मुझे भी यह अच्छा लगता था।
खेलना शुरू किया। तब मैं और जीजू आमने सामने बैठे थे। अचानक एक नए खेल का नाम अचानक से मुंह से निकल गया। मैंने कहा, चलो आज हम दिवसा जीजू और रात्रि कारभारी खेलते हैं। दीदी को तो मेरा यह बोलना समझ में नहीं आया, लेकिन वह नए कुछ सुनकर जैसे छोटे बच्चे की तरह ताज्जोड़ का अर्थ समझ आ गया था और वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। जीजू ने मुझसे दीदी के कमरे में पड़ी हुई पानी की बोतल भरने के लिए कहा। जब मैं पानी लेकर आई तो उन्होंने दीदी को उनकी दवाई दी। फिर हम दोनों उस कमरे से बाहर आ गए। मैं सोने अपने कमरे में जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं नीचे गिर गई। जैसे ही से मेरे पैर पर आयोडेक्स लगाया, जैसे ही उनका स्पर्श मेरे पांव पर हुआ, उनकी नज़रें बदल गईं। वे मुझे एक अलग नज़र से देखने लगे और बोले, दिया तुम तो सच में कुसुम से भी ज़्यादा है ना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने जो 4 दिन की छुट्टी ली थी, बस सिर्फ मेरे साथ नज़दीकी बढ़ाने के लिए थी। उन 4 दिनों में हमारे बीच अच्छी की दोस्ती हो गई थी। जीजू और मेरा रिश्ता अब उस खेल की तरह बन गया था। दिन में वे मेरे जीजू थे, लेकिन रात में वे मेरे कारभार बन जाते थे। वे मुझसे दिल खोड़कर बातें करते थे, जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। दीदी की मानसिक स्थिति अब इतनी ठीक नहीं थी कि बेबी जीजू के साथ ऐसा कर सके। इसलिए जीजू ने मुझे अनजाने में ही सही, लेकिन पत्नी का दर्जा दे दिया था। 4 दिनों की छुट्टी खत्म होने पर जीजू 5वें दिन विदेश जा रहे थे। उसके बाद अगले 15 दिन मैं दीदी के साथ घर पर थी। जीजू झटका लगेगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, लेकिन एक दिन अचानक दीदी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। इस वजह से जीजू को विदेश से तुरंत लौटना मुश्किल हो रहा था। वे बार बार कोशिश कर रहे थे। जब जीजू भारत लौटे, तब उन्हें दीदी से आखिरी बार मिलने का मौका मिला। जीजू की देखभाल करने वाली थी, क्योंकि उनके पास रिश्तेदार कोई नहीं था। मेरी माँ मुझे घर ले जाने लगी, लेकिन जीजू ने माँ को मनाकर कहा कि उन्हें मुझे कुछ दिन की ज़रूरत है। जीजू का भोला भाला व्यवहार सबने देखा था, इसलिए माँ ने उनके ऊपर भरोसा करके मुझे उनके साथ रहने की अनुमति दी। अब मैं रहे थे और ना ही कुछ और कर रहे थे। वे बस दीदी की यादों में खोए रहते थे। जीजू को होश में लाने का एक ही तरीका था, और वह था उनके करीब जाना। धीरे धीरे मैंने जीजू के करीब जाने की कोशिश शुरू की। मुझे लगा कि जीजू सच में दीदी की यादों में है, लेकिन जब मैं थोड़ा करीब गई तो मुझे एक अलग एहसास होने लगा। पास जाने का इंतज़ार कर रही थी। एक बार मैं दीदी के ड्रेस में बहुत सुंदर सजी, और जैसे ही जीजू ने मुझे देखा, उन्होंने अचानक मुझे गले लगा लिया। उन्होंने मुझे कितनी बार अपने गले में बांध कर रखा। जब वे मुझसे थोड़ी दूर हुए तो उन्होंने कहा, तुम तो दिया हो, मुझे लगा तुम कुसुम हो। कई बार वे मेरे पास आए, लेकिन अक्सर उन्होंने यह बहाना बना लिया था कि वे मुझे कुसु समझ रहे हैं। कई बार जब मैं दीदी के बाथरूम में होती और मेरा तौलिया बाहर छूट जाता तो मैं उसे जीजू से मांगती, लेकिन वे तौलिए देने के बजाय बाथरूम के अंदर आ जाते। वे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी वे मेरे चेहरे को देखते तुरंत मुझसे दूर हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जीजू सच में मुझ में कुसुम को देख रहे फिर, या वे जानबूझकर मेरे पास आने का बहाना कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे यह सब समझ में आने लगा। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं काफ़ी अच्छी तरह तैयार हुई थी। मैंने जीजू को बताया कि आज मेरा जन्मदिन है। उन्होंने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन जब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वह एकदम कड़वे लग रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आईने के सामने बैठाया और उनका चेहरा ठीक करने लगी। जब उनका चेहरा पूरी तरह साफ हुआ, तब वे पहले की तरह हीरो लगने लगे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और तहाँ जीजू दीदी को गए, 20 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपने विचारों से बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, दिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे हर चीज़ में कुसुम ही नज़र आती है। उसे मेरी नज़रों से हटाने का काम अब तुम्हारा है। तुम ही इसका उपाय कर सकती हो। जन्मदिन के इस मौके पर मैंने खुद को एक गिफ्ट देने का सोचा, और वह गिफ्ट था जीजू को अपने करीब लाने का। सच में जीजू भी मेरे करीब आना चाहते थे, लेकिन वे सब कुछ मुझसे करवाने में लगे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, तुम दीदी को मत भूलना, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है क्या? तुम इसे मेरे साथ अच्छे से सेलिब्रेट करोगे? वह हंसते हुए बोले, और फिर से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। शाम को मैंने झंझू के साथ अपना जन्मदिन का केक काटा। जब मैं केक काट रही थी, उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर केक काटा। सेलिब्रेशन के बाद मैं दीदी की शादी की साड़ी पहनकर आई, जैसे कि जीजू ने मुझसे कहा था।
मुझे साड़ी में देखकर जीजू का भान थोड़ा खो गया। वे धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे और कुछ ही परम में वे मेरे बहुत करीब आ गए। फिर उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और फिर मुझे अब अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले गए। उस रात हमारे बीच की नज़दीकी बहुत बढ़ गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि जीजू मेरे पास ही थे। उन्होंने मुझे ज़ोर से दिया कहकर बुलाया। मुझे लगा कि उन्हें कभी मुझ में कुसुम नज़र नहीं आई। जब मैंने बेड से उठकर बैठी तो कमरे की हालत देखकर मैं हैरान रह गई। यह मेरी ही कमरा था, लेकिन वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मैंने जीजू से पूछा, ये कमरा इतना बेत कैसे हुआ? उन्होंने तहा दिया, क्या तुम एक रात में सब कुछ भूल गई? रात को हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और इसी कारण यह कमरा इस हालत में आया है। मेरे लिए उनकी बातें विश्वास करना मुश्किल था। मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहे हो? लेकिन जी अचानक मुझ पर भड़क गए और बोले, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो और तुमने यह सब बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ये कमरा मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि रात भर मैं इस कम में तुम्हारे छुपाए हुए सबूत खोज रहा था। तुमने मेरी कुसुम को खाने में कुछ जहर दिया है। तुम्हें उसकी जगह लेनी थी। मुझे तुम्हारे इरादे समझ आ गए थे, लेकिन मेरी कुसुम को शायद तुम्हारा यह चेहरा नजर नहीं आया। इतने दिनों से मैं चुप था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आई। जीजू की बातें सुनकर मैंने कहा, मुझे पता है रात भर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे कमरे में क्या खोज रहे थे। मुझे जानना था कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अब मुझे समझ में आ गया है। अब तक सच क्या है यह आपको नहीं पता है, लेकिन आज सच बताने का समय आ गया है। मैंने जीजू के सामने दीदी की रिकॉर्डिंग शुरू की। वह रिकॉर्डिंग उसी दिन की थी जब मैंने दीदी के घर आकर 2-3 दिन बिताए थे। दीदी तब से मुझे लगातार जीजू के पास भेज रही थी और मुझे यह सब समझ में आ गया था। दी की कमरे में रहते हुए मैंने उसका पूरा नाटक समझ लिया। दीदी ने मुझे सब कुछ सच्चाई बताई थी। दीदी को कैंसर था और इसलिए उसके पास बहुत कम वक्त था। उसने जीजू को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया था ताकि मेरा और उसके पति का रिश्ता मजबूत हो सके। दीदी चाहती थी कि जीजू मेरे प्यार में पड़े और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वह चाहती थी कि उन पर देखभाल करने वाला कोई हो। मेरी दीदी मानसिक रूप से बीमार नहीं थी, बल्कि वह सब नाटक कर रही थी ताकि जीजू उनसे थोड़ी दूरी बना सके। जीजू को दीदी से बहुत प्यार था, इसलिए दीदी ने कैंसर के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब जीजू ने सच्चाई सुनी, उनके आंखों में आंसू थे और वह बोले, मेरी पत्नी सच में बहुत पुण्यवान थी। उसका पुण्य वह हमें छोड़ गई। जीजू ने नहीं बताया और अपनी दीदी के आदेश का पालन किया। लेकिन मैं तुम्हें गलत समझा। मैंने कहा, जीजू, आपको अपना प्यार किसी और के साथ साझा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार केवल दीदी के लिए था। इस पर जीजू ने कहा, तुम्हारे साथ शादी करके मैं अपने प्यार कोई हर्ज नहीं है। मेरे परिवार ने जीजू के साथ मेरा विवाह तय कर दिया। अब जीजू मेरे जिम्मेदार बने थे। उनका प्यार सच में सच्चा था और वह मुझे बहुत समझते थे। मेरी बहन ने जाते जाते अपनी छोटी बहन का परिवार बसा दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। परिवार का महत्व बहुत बहुत बड़ा होता है। परिवार ही जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। परिवार की देखभाल करें और उनके साथ जुड़े रंग। यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।